प्रेजेंटिंग 300। ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे के पैदा होने से, और पैदा होने के बाद उस बच्चे की जांच की जाती है कि कहीं वो नाटा, कमजोर या बम तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है। पर वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। जैसे वो 7 साल का होता है, उसकी एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसे घर से दूर जाना पड़ता है। स्पार्टा में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने वतन के लिए जान देना सबसे फख्र की बात है। ट्रेनिंग में उसे लड़ाया जाता, पीटा जाता, और ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उसे इम्तिहान के लिए खौफनाक जंगल में भेज दिया गया। और उस सर्द रात में, उस खौफनाक जंगल में उसका सामना होता है खूंखार भेड़िए से, और वो उसे मार देता है। और जब वो वापस लौटता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम लीओनिडास होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 30 साल बाद लीओनिडास के पास एक दूत आता है, और ये दूत फारस का होता है, और इनके राजा का नाम है जर्क्सीस, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। लीओनिडास बोलता है कि कहो दूत, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या पैगाम है? वो बोलता है कि जमीन और पानी। लीओनिडास बोलता है कि तुम फारस से यहाँ पर जमीन और पानी के लिए है। वो दूत बोलता है कि हमारे शहंशाह जर्क्सीस चाहते हैं कि तुम उनकी आधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन लीओनिडास इसके लिए मना कर देता है। दरअसल जब ये दूत आया होता है तो वो इसके घर तक कटे हुए राजाओं का सर और उनका ताज लेकर आया होता है, ताकि उससे लीओनिडास को डरा सके। और इसके साथ साथ उसने लीओनिडास और उसकी रानी का भी अपमान किया होता है, इसीलिए लीओनिडास उसे और उसके सारे आदमियों को मार देता है। अब लीओनिडास को पता है कि फारस की बहुत बड़ी सेना, जिसमें लाखों सिपाही हैं, वो यूनान पर हमला करने वाली है, और वो सबसे पहले स्पार्टा पे हमला करेंगी। इसीलिए लीओनिडास उन पर हमला करना चाहता है, उनसे युद्ध करना चाहता है। लेकिन ये फैसला लीओनिडास नहीं कर सकता। हालांकि वो राजा है, लेकिन स्पार्टा के कुछ रीति रिवाज है। अगर उसे युद्ध करना है तो उसे ओरेकल्स के पास जाना होगा, और अगर ओरेकल्स बोलेंगे कि स्पार्टा को युद्ध करना चाहिए, तभी वो युद्ध कर सकता है। ओरेकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाती है। स्पार्टा में बहुत ही पुराने रीति रिवाज है। यहाँ पे कुछ बूढ़े पाखंडी लोग हैं जो ओरेकल्स को अपने वश में रखते हैं, यानी कि स्पार्टा की जो जवान लड़कियां होती हैं उनको अपने पास रखते हैं, और उनके जरिए ईश्वर का संदेश लोगों तक, इंसानों तक पहुंचाते हैं। और अब लीओनिडास इनके पास आता है और वो उन्हें अपनी सारी रणनीति बताता है। वो बताता है कि फारस की एक बहुत बड़ी सेना हम पर हमला करने वाली है। अगर हम उन्हें पहाड़ी दर्रों में, यानी कि नर के दौर में भेज दें, तो वहाँ उन्हें हम हरा सकते हैं। वो बूढ़ी पाखंडी लोग बोलते हैं कि पहले ये बताओ कि चढ़ावे में क्या लाए हो, और लीओनिडास उन्हें सोना देता है। वो बोलते हैं कि यह 10 का महीना है, कार्निया का त्योहार आ रहा है, और स्पार्टा कार्निया के दौरान कोई युद्ध नहीं लड़ता। इस बात से लीओनिडास को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि स्पार्टा का हर एक जवान लड़ते लड़ते मर जाएगा, स्पार्टा के बच्चे और औरतों को गुलाम बना लिया जाएगा। वो बोलते हैं कि इसका फैसला ओरेकल्स करेंगी। वहाँ पर एक जवान लड़की होती है जिसके जरिए वो ईश्वर का संदेश लीओनिडास को बताते हैं। वो बोलते हैं कि अगर स्पार्टा जन्म में गया तो पूरा स्पार्टा खत्म हो जाएगा, यूनान भी खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमें कार्निया का जश्न मनाना चाहिए और स्पार्टा जंग में नहीं जाएगा। इस बात से लीओनिडास बहुत हताश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सारे पाखंडी बूढ़े लोग जर्क्सीस से मिले होते हैं। तभी वहाँ पर जर्क्सीस के लोग आते हैं और वो उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं। दरअसल ये पूरा संदेश गलत होता है, क्योंकि उन्होंने लालच भी उसे बताया होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्पार्टा खत्म हो जाए। और स्पार्टा खत्म हो गया तो फारस का राजा जर्क्सीस उन्हें बहुत सारा सोना देगा, उन्हें नई नई लड़कियां देगा, जो ये बूढ़े पाखंडी लोग चाहते हैं। अब लीओनिडास बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जंग पर नहीं जा सकता। उसकी रानी उससे बोलती कि हमारे राजा इतने परेशान क्यों है। वो बोलता है कि मैं उस चीज को खत्म होते हुए नहीं देख सकता जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी रानी बोलती कि आप ये मत सोचिए कि आप एक राजा है, एक पति है या एक पिता है। आप ये सोचिए कि आप एक आजाद इंसान है, और ऐसी स्थिति में एक आजाद इंसान जो कर सकता है आप वही करिए। और अगले दिन लीओनिडास अपने 300 लोगों को बुलाता है, और ये स्पार्टा के सबसे बहादुर सैनिक होते हैं। इनसे अच्छे योद्धा पूरे स्पार्टा में नहीं है। और ये 300 लोग ये तय करते हैं कि ये जर्क्सीस की लाखों की सेना का मुकाबला करेंगे। हालांकि जानते हैं कि वहाँ पर मौत है, लेकिन ये मरने से नहीं डरते। अब जब ये जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर इसी राज्य के कुछ सांसद आ जाते हैं। वो बोलते हैं ओरेकल्स बोल चुकी है, पुजारी बोल चुके हैं, आप अपनी फौजों के साथ जंग पर नहीं जा सकते। लीओनिडास बोलता है कि मैं जंग पर नहीं जा रहा, मैं घूमने जा रहा हूँ, और ये 300 सिपाही ये मेरे अंग रक्षक हैं। अब इन्हीं सांसदों में एक सांसद होता है जिसका नाम होता है थेरॉन, और ये जर्क्सीस के साथ मिला हुआ होता है और इसीलिए पुजारियों को खरीदा होता है। और ये चाहता है कि स्पार्टा हार जाए, ताकि स्पार्टा हारने के बाद पूरा चार्ज, पूरी कमांड इसे मिल जाए। लेकिन जब लीओनिडास बोलता है कि मैं जंग पर नहीं घूमने जा रहा हूँ, तो इस सांसद की पूरी चाल बेकार हो जाती है और लीओनिडास अपने लोगों के साथ नर के द्वार की ओर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जर्क्सीस की सेना आने वाली है। अब जो भी जा रहे होते हैं तो ये दिखाते हैं कि एक आदमी इनका पीछा कर रहा होता है।
ये कुबड़ा है जिसके पास एक ढाल और एक भाला है, और इनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और रास्ते में गांव पड़ता है जिस पूरे गांव को किसी ने जला दिया होता है। और ये देखकर इन सबको बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अजमल हालत में होता है और यूनाइटस के पास आके वो गिर जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे शैतान राक्षस आए थे जिनके पंजे थे और उन्होंने सबको मार दिया। ये सुनने के बाद यूनाइटस की सेना का एक आदमी बोलता है कि फारसी भूतों के बारे में सुना था, इन्हें मारा नहीं जा सकता। यूनाइटस बोलता है कि इन्हें मारा जा सकता है कि नहीं, इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और ये संकरे रास्ते से होते हुए समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं और समंदर में बहुत सारे फारसी जहाज होते हैं जो सब इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकना शुरू हो जाती है और समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे जहाज समंदर में पानी में डूब जाते हैं और सारे के सारे यूनानी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी शांत होता है और वो होता है यूनाइटस। अब इन्हें लगता है कि फारसी तबाह हो चुके हैं, लेकिन जब भी पहाड़ी की दूसरी चोटी से देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हजारों जहाज वहाँ पहुँच चुके हैं और फारसियों की तादाद लाखों में है जिन्हें हरा पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन इनकी रणनीति के मुताबिक जिन पहाड़ियों पर ये है उन्हें नर का द्वार कहा जाता है और यहाँ के रास्ते बहुत संकरे हैं और यहाँ से बाहर जाने का यानी कि यहाँ से स्पार्टा जाने का एक ही रास्ता है और उन संकरे रास्तों में ये इस पूरी सेना से लड़ सकते हैं क्योंकि इन रास्तों में फारस की पूरी सेना इनके साथ एक साथ नहीं लड़ सकती, उन्हें कुछ कुछ रखे आना पड़ेगा। और अब राजा यूनाइटस अपने सेनापति से पूछता है क्या हमारे पीछे आने का कोई और रास्ता है। उसका सेनापति बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर एफियाल्टिस आ जाता है। वो बोलता है कि राजा साहब पश्चिम की चट्टान से एक रास्ता है, वो चरवाहों का रास्ता है। अगर फारस की सेना वहाँ से आ जाए तो वो हमें चारों तरफ से घेर सकती है। ये वही कुबड़ा इंसान है जो पूरे सफर में इनका पीछा कर रहा होता है। और वो राजा से बोलता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं फारसी को मारूंगा। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो युद्ध में लड़ सके। यूनाइटस बोलता है कि तुमने तो स्पार्टन योद्धा के कपड़े पहने हुए हैं। एफियाल्टिस बोलता है कि मेरे पिता एक योद्धा थे, वो स्पार्टन थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपंग पैदा हुआ और इसीलिए मेरे माँ बाप को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, नहीं तो मुझे स्पार्टा में फना कर दिया जाता क्योंकि स्पार्टा में अपंग बच्चों को मार दिया जाता है, इसीलिए उन्हें स्पार्टा छोड़ना पड़ता है। एफियाल्टिस बोलता है कि मुझे मेरे पिता ने युद्ध करना सिखाया, लड़ना सिखाया। यूनाइटस बोलता है कि तुम अपने ढाल को उठाओ, जितना ऊपर उठा सकते हो, लेकिन एफियाल्टिस उसे नहीं उठा पाता क्योंकि ढाल बहुत भारी होती है। यूनाइटस बोलता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन तुम जंग में लड़ नहीं सकते क्योंकि हर एक योद्धा अपने बाईं तरफ के योद्धा की अपने ढाल से सर से लेकर पैर तक रक्षा करता है और एक कमजोर कड़ी हम सबको खत्म कर सकती है। इसीलिए यूनाइटस बोलता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो जंग में जो जख्मी हो जाते हैं उनकी मदद करो, ये एक बड़ी मदद होगी। यूनाइटस बोलता है कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, और वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से एफियाल्टिस का दिल टूट जाता है क्योंकि वो एक योद्धा बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। और अब जब यूनाइटस ने उसे मना कर दिया है तो वो गुस्से में अपना भाला और ढाल सब फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वहीं अब फारसी आगे बढ़ते हैं और ये 300 स्पार्टन्स उन सब का मुकाबला करते हैं और वो ज़र्क्सिस के हजारों लोगों को मार देते हैं और इन 300 लोगों को एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। और इसके बाद ज़र्क्सिस खुद यूनाइटस से मिलने के लिए आता है। यूनाइटस बोलता है कि लगता है तुम हो ज़र्क्सिस। ज़र्क्सिस बोलता है कि तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और तुम एक देवता के सामने खड़े होकर भी बेखौफ हो, लेकिन मेरे खिलाफ खड़े होना अक्लमंदी नहीं है। यूनाइटस बोलता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा और योद्धा कम है और बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे हंटरों से ज्यादा स्पार्टन भालों से खौफ होगा। ज़र्क्सिस बोलता है कि वो हमारे हंटरों से नहीं, वो डरते हैं हमारी रूहानी ताकत से। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं एक मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा। बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगी और इसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। यूनाइटस बोलता है तुम बहुत मेहरबान हो राजाओं के राजा, पर जहाँ तक घुटने टेकने वाली बात है तो तुम्हारे लोगों को मारने के बाद मेरी जांग में अकड़न होने लगी है, इसलिए घुटने टेकने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ज़र्क्सिस उसे डराने की भी कोशिश करता है, पर यूनाइटस एक जांबाज है, वो एक योद्धा है, वो उसकी बातों से नहीं चलता और उसे इनकार करके वहाँ से चला जाता है। और अब ज़र्क्सिस अपनी सबसे ताकतवर फौज की टुकड़ी को भेजता है और ये इंसान नहीं होती, पर ये 300 स्पार्टन्स इन सब का मुकाबला करते हैं। और ज़र्क्सिस की सेना में एक बहुत बड़ा योद्धा भी होता है जो कि इन शैतानों से भी बहुत खौफनाक होता है, पर यूनाइटस उसे मार देता है और इसके साथ साथ बाकी सभी को ये 300 स्पार्टन्स मौत के घाट उतार देते हैं। और इस जीत के बाद यूनाइटस को भी ज़र्क्सिस की लाखों की सेना से जीत की एक नामुमकिन सी उम्मीद दिखने लगती है। और अगली सुबह ज़र्क्सिस अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ एशियाई जादूगरों को भी भेजता है, पर उन छोटे और पतले रास्तों पर तादाद का कोई महत्व नहीं
और ये 300 स्पार्टन्स और कुछ आर्किडियंस भी जो अब स्पार्टन्स के साथ मिलकर ज़र्क्सिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो ज़र्क्सिस की पूरी सेना को और उनके साथ जो खौफनाक जानवर होते हैं उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। और इस शिकस्त के बाद खुद को देवता कहने वाला ज़र्क्सिस भी गुस्से और खौफ में आ जाता है और वो अपनी सिपहसालारों को मौत के घाट उतार देता है। पर आज इस जंग में स्पार्टन्स के सेनापति का बेटा भी शहीद हो जाता है, इसीलिए वो जीत का जश्न नहीं मनाते। वहीं दूसरी तरफ एफियाड्रिस जो कि कुबरा होता है, जो पहले लीओनाइडस के पास आया था, वो ज़र्क्सिस के पास जाता है। ज़र्क्सिस उसे बोलता है कि तुम्हारा ईश्वर बेरहम है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे बेरहम है ये स्पार्टन्स जिन्होंने तुम्हें धुतकारा। लेकिन मैं एक दयालु हूँ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें सब दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस मुझे वो रास्ता बता दो जिससे हम इन सभी स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लें। और एफियाल्टिस उसकी बात मान जाता है। वो कहता है हाँ मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे औरत चाहिए और मुझे एक वर्दी भी चाहिए। ज़र्क्सिस बोलता है कि दिया जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ दिया। वहीं दूसरी तरफ स्पार्टा की रानी लीओनाइडस की बीवी इस कोशिश में होती है कि लीओनाइडस तक स्पार्टा की फौजों को भेजा जाए, लेकिन सांसदों को मनाना इतना आसान नहीं होता। सारे सांसद उसकी बात नहीं मान रहे होते और इन्हीं सांसदों में एक सांसद होता है थ्रॉन, जो कि ज़र्क्सिस के साथ मिला हुआ होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्पार्टन फौजें इन 300 लोगों की मदद के लिए जाए। रानी को से मिलने के लिए बुलाती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी वोट की जरूरत है, संसद में अगर तुम अपना वोट दोगे तो वो उन 300 जाबाज के लिए मदद भेजेंगे। वो बोलता है कि मैं उनकी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फायदा होगा। रानी बोलती है कि वो तुम्हारे राजा है। थेरॉन बोलता है कि जंग और पॉलिटिक्स अलग होती है। रानी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल रानी के ऊपर उसकी गंदी नजर होती है। थेरॉन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और अगर तुम स्पार्टा को और अपने राजा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। और रानी उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। और अगली सुबह जब संसद होती है तो वहाँ पर थेरॉन अपनी बात से मुकर जाता है और वो रानी पे झूठे आरोप भी लगाता है और इस बात से रानी को गुस्सा आता है और वो उसे चाकू से मार देती है। और जब उसे मारती है उसके कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और इन सभी सोने के सिक्कों में ज़र्क्सिस की फोटो होती है और वो सब समझ जाते हैं कि ये ज़र्क्सिस के साथ मिला हुआ था और सब उसे गद्दार कहते हैं। और रानी वहाँ से चली जाती है। अब उन पहाड़ी नगरों में जिसे नर का द्वार कहा जाता है, वहाँ पर एफियाल्टिस ज़र्क्सिस के लोगों को वो रास्ता दिखा देता है जहाँ से वो लीओनाइडस और उसके लोगों को चारों तरफ से घेर सके। और जब वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये बात एक आर्किडियन को पता चल जाती है और वो भागता हुआ लीओनाइडस के पास आता है। वो कहता मार गए, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा क्योंकि ज़र्क्सिस की सेना पीछे के रास्ते से आ रही है और सुबह तक वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और सबको मार देगी। लीओनाइडस बोलता है कि स्पार्टन्स ना भागते हैं ना कभी घुटने टेकते हैं, भले उन्हें मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन आर्किडियन सब के सब वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो बेवजह मरना नहीं चाहते। और अब लीओनाइडस और उसके सभी आदमी को पता है कि मौत उनका इंतजार कर रही है। लीओनाइडस अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम हिलाइयस है। वो उसे बोलता है कि तुम वापस आओ और सबको बताना कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जीत की दास्तां सबको सुनाना। हिलाइयस कहता है रानी के लिए कोई संदेश। लीओनाइडस कहता है कि कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो उसे अपने लॉकेट देता है और इसके बाद हिलाइयस वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और ज़र्क्सिस के एक आदमी लीओनाइडस को बोलता है कि अगर तुम अपने हथियार डाल दो तो तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। स्पार्टा पहले से भी ज्यादा दौलतमंद होगा, बस तुम्हें ज़र्क्सिस के सामने अपने हथियार डालने होंगे, अपने घुटने टेकने होंगे और शहंशाह ज़र्क्सिस का हुक्म मानना पड़ेगा। यहाँ पर एफियाल्टिस भी होता है, वो कुबरा जिसने इन्हीं पीछे का रास्ता बताया होता है। वो लीओनाइडस से बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ इनकी बात मान लो और अपने साथियों की जान बचा लो। लीओनाइडस को वो रात याद आती है जब उसने उस सर्द रात में उस खूंखार भेड़िए का मुकाबला किया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब लीओनाइडस अपना कवच उतार देता है, अपनी ढाल फेंक देता है और एफियाल्टिस को बोलता है कि मेरे भाई तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। और इसके बाद वो अपना भाला भी फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे अपनी पत्नी याद आती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। और तभी लीओनाइडस अपने एक आदमी को आवाज लगाता है स्टेनियस, और स्टेनियस भागता हुआ आता है और लीओनाइडस के ऊपर पैर रखकर उछलता है और ज़र्क्सिस के दूध को अपने भाले से मौत की घाट उतार लेता है। ज़र्क्सिस बोलता है खत्म कर दो इन सबको। जिसके बाद लीओनाइडस उठता है और अपना भाला उठाता है और पूरी ताकत से ज़र्क्सिस की तरफ फेंकता है और वो भाला उसका गाल छूकर निकल जाता है जिससे उसके गाल से खून निकलना शुरू हो जाता है। और तभी हजारों तीर उनकी तरफ आते हैं और इस तरह से जावा स्पार्टन यूनान के लिए स्पार्टा के लिए शहीद हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ डायलस रानी के पास पहुंचता है और उसे लीओनाइडस का लॉकेट देता है। वो समझ जाती है कि लीओनाइडस अब इस दुनिया में नहीं रहा और रानी उस लॉकेट को अपने बेटे को पहना देती है। अब डायलस सांसदों के पास आता है और बोलता है राजा को कोई श्रद्धांजलि, कोई स्मारक या कोई जीत का नगमा नहीं चाहिए था, बस उनकी यही ख्वाहिश थी कि हमें याद रखा जाए।
अब दिखाते हैं कि डायलस के सामने 10,000 की फौज है और डायलस ये पूरी कहानी इन 10,000 स्पार्टन्स को सुना रहा होता है और इनके सामने ज़र्क्सिस की एक विशाल सेना होती है। डायलस बोलता है कि इन सब के दिल में डर है क्योंकि ये सब राजा लीओनिडास और 300 स्पार्टन्स की तलवारों पर कहीं भूले नहीं हैं और इसके बाद ये सभी ज़र्क्सिस की सेना की तरफ अपनी खूनी तलवारों के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं।